एक स्त्री को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। एक एक मिनट का हिसाब पूछा जाता है। कॉलेज गई, छुट्टी कितने बजे हुई, कोचिंग गई, 5-10 मिनट ज़्यादा कैसे लग गए, क्या हुआ, कहाँ रुक गई, ये सारा हिसाब। कहीं भी जाती है तो उसको सब कुछ हिसाब देना पड़ता है। यूँ नहीं है कि वो मन मर्जी एक आध दिन और कहीं चली गई, नहीं। एक एक मिनट का, 5-5 मिनट का, 10-10 मिनट का उसका भाई स्पष्टीकरण पूछता है, बाप पूछता है, हर कोई अधिकार है हर एक आदमी को पूछने का। गांव का आदमी भी पूछ सकता है, तेरी कोचिंग तो इतने बजे छूट गई तो इतनी लेट कैसे हुई। मतलब इस प्रकार लड़के को ऐसा नहीं पूछा जा सकता। ये क्या है, ये अग्नि परीक्षा है। ये स्पष्टीकरण जो कॉल हो रहा है वो अग्नि परीक्षा है। यहाँ तक कि बेटा माँ को पूछ लेता है कि आज खेत की किस काम से गई। मतलब ये अग्नि परीक्षा है। और क्यों पूछ रहे हैं ये इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर कोई भी लांछन लग गया यार, बाजार में हवा निकल गई, कोई बात निकल गई ऐसी, और कोई संदेह पैदा हो गया यार, कोई इधर उधर की बात हो गई, तो पूरे समाज की नाक कट जाएगी, पूरी हमारी इज्जत चली जाएगी। नाक का ठेका सारा स्त्रियों ने ले रखा है, लड़कियों ने ले रखा है, बहुओं ने ले रखा है, माताओं ने ले रखा है। क्यों भैया? जब पुरुष 3 दिन 5 दिन कहीं रह जाता है तो उसकी इज्जत नहीं जाती, नाक नहीं कटती, उसमें किसी की इज्जत नहीं जा रही है। एक कहानी कहता हूँ मैं, एक घटना है, हकीकत की घटना है। एक बार क्या होता है कि एक स्त्री, पुराने ज़माने की है, काफ़ी वर्षों पहले की स्त्री, मायके से आती है अपने ससुराल। संयोग से वो एक ही बस आती थी और वो बस जो है ख़राब हो गई रास्ते में। तो जिस गांव में वो बस ख़राब हुई उस गांव में वो स्त्री कहीं एक घर में रुक गई। ढंग का घर परिवार देखा तो उसने कहा भाई बस ख़राब हो गई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रात हमारे यहाँ रुक जाओ। तो वहाँ भरा पूरा परिवार था और उस परिवार में वो रुकी, रात रही। और दूसरे दिन जब वो गाड़ी आई तो वो अगले गांव चली गई। उसने वहाँ जाकर के ससुराल में किसी को बताया नहीं कि मैं गांव से 2 दिन पहले रवाना हो गई थी और एक रात बीच में मेरे को रुकना पड़ा और फला गांव में। उसको पता था कि फालतू की 1000 बातें होगी, तो उसने ये बात बिल्कुल कही नहीं। यार पता चलता नहीं था कौन कब रवाना हुआ और कब पहुँचा, क्योंकि उस ज़माने में फ़ोन वगैरह थे नहीं। तो कहते 20 साल बाद में उस स्त्री ने यूं ही कह दिया था कि मैं एक बार यहाँ रात रुकी थी। तो इस बात से उनके घर में इतनी कले पैदा हो गई, गरे कले, कि रात रुकी थी ये उस ज़माने में 20 साल पहले रात वहाँ पर रुकी थी। मतलब रात रुकने के बाद में 20 साल में उनको पता नहीं चला कि ये रात वहाँ रुकी हुई है। उन्होंने किसी तराजू में कोई तोल के देखा नहीं कि ये कम नहीं हुई है, रात रुकी है, इसका मतलब कुछ तो कम हो गई होगी, पहले जितनी थोड़ी रही है। परंतु उनको पता नहीं। अब जब वो बात डिस्क्लोज होती है उनको पता चला कि रात रुक गई, इसका मतलब ये तो वैसी रही नहीं जैसी होनी चाहिए थी। तो ये जो सारे मापदंड है वो इस अग्नि परीक्षा की वजह से। अग्नि परीक्षा का मापदंड क्या है? एक आदमी अग्नि परीक्षा देता है, दूसरा नहीं देता है, दोनों ही फिरते हैं। ये भी इधर उधर घुमा पता नहीं कितने लोगों के साथ, वो तो सिर्फ एक आदमी के साथ गई है और ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ। और फिर भी उसको छोड़ दिया जाता है। अग्नि परीक्षा में सीता सफल है, फर्स्ट डिवीज़न है, पास हो गई, उत्तीर्ण हो गई, बिल्कुल कोई तरह का लांछन नहीं माना जाता है। ये कहा जाता है, मैं नहीं मानता कि कोई अग्नि में नहीं जलता हो, परंतु सीता की जैसी स्थिति थी और सीता के ऊपर जो अपराध माना गया था वो अपराध नहीं होना, इस बात का सबूत है कि सीता अग्नि में नहीं जली। वास्तविक अग्नि की मैं नहीं कहता, परंतु जिस प्रकार की अग्नि परीक्षा जो भी थी, और सीता को बाद में फिर वापस वन में छोड़ दिया जाता है, उसके बच्चे जंगल में पैदा होते हैं। एक गर्भवती महिला को दूसरों के कहने से, लोगों के कहने से, कोई कारण नहीं, घरेलू कोई कारण नहीं, किसी आदमी ने यूं ही बाजार में बात कर दी और उस बात की वजह से उसको छोड़ दिया जाता है। इतना ये सारा आज इसी वजह से स्त्री दुखी है। ये जो मापदंड है अलग अलग लड़के और लड़की के संबंध में, ये मापदंड जब तक रहेंगे तब तक बेटी नहीं बच सकती।
पढ़ाने लिखाने का तो अपन समझते ही हैं, लड़कियों को पढ़ाने का क्या है। ज़्यादातर कई तो लड़कियों को इसलिए भेजते हैं कि लड़के को साथ में ले जाने के लिए, लड़के को आदत पड़ जाए कि शुरू शुरू में तो लड़कियां केवल इसीलिए आती थी, भैया को स्कूल लाने के लिए आती थी। बाद में धीरे धीरे पढ़ने लगी, तब क्या पढ़ाया जाता उनको कहीं भी जाने की, कोचिंग की, कॉलेज की, कहीं वो जाने की उनको अनुमति नहीं मिलती है। वो अगर JNU में जाना चाहे, विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जिनका लड़का दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, बेंगलोर पढ़ता है, उनकी लड़की जिला मुख्यालय पर नहीं जा सकती पढ़ने के लिए। ये हालात हैं, क्योंकि मापदंड अलग है। बात इधर उधर दूसरी हो सकती है। लड़की के मामले में लोग सवाल पूछेंगे, जवाब क्या देंगे? यहाँ पर लड़की बेंगलोर जाके आए तो कम हो जाती है, उतनी नहीं रहती है जितनी पहले थी। तो ये जो सारे, मुझे तो अभी कोई एक मित्र थे, तो वो मिले, वो गंगानगर के थे, यहाँ अभी हो सकते हैं वो यहाँ भी। उन्होंने कहा कि मेरी एक भतीजी JNU में पढ़ती है, आप JNU के बारे में क्या सोचते हो? मैंने कहा मैं तो ठीक सोचता हूँ, मुझे तो कोई लेना देना नहीं है। बकवास जो फैला रखी है इन लोगों ने कि JNU में इस प्रकार कंडोम है, ये है, वो है, ये सारी राजनीति प्रेरित मीडिया है और ये कर रहा है अपना काम। बाकी मुझे कोई क्यों नहीं, मैंने सोचा आपका क्या नज़रिया पूछ ले, हम तो पढ़ाते हैं। मेरी तो, उन्होंने कहा कि एक भतीजी की ये स्थिति है कि वो कह रही है कि मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ूंगी। तो हम लोगों ने उसको मना कर दिया। उन लोगों ने कहा, तो मैंने कहा भाई ऑस्ट्रेलिया तो देखो पढ़ाया, क्यों पढ़ाया तो नहीं, परंतु उसके दादा उसके पक्ष में हो गए। दादा ने कहा कि ये जहाँ चाहेगी पढ़ेगी, अगर लड़का होता तो तुम मना करते क्या? ये कहती है ऑस्ट्रेलिया, वो पंजाब की लड़कियों के साथ रहती थी, पंजाब की लड़कियां कुछ ऑस्ट्रेलिया पढ़ना चाहती थी तो वो साथ थी, तो वो कह रही है मैं भी ऑस्ट्रेलिया पढ़ूंगी। तो दादा ने कह दिया कि इसको कोई ना नहीं देगा, इसको मैं भेजूंगा, और अगर लड़के को आप मना नहीं करते तो इसको मना करने का आपके पास क्या अधिकार है? और दादा थोड़े अलग विचारों के आदमी हैं, और उन्होंने शायद वो, अब ये थोड़े दिनों पहले की बात है, कैसे भेजेंगे वो ऑस्ट्रेलिया, क्या करेंगे, परंतु उन्होंने ये कहा है कि दादा बिल्कुल आप जैसा कहते हो वैसा ही हमारे खिलाफ खड़े हो गए। बोला कि जाए, इसका मन होगा वहाँ पढ़ेगी, इसको नहीं रोका जा सकता पढ़ाई के मामले में। मतलब ये, और ये सामान्य किसान परिवार की बात कर रहा हूँ मैं, जिस परिवार की वो थोड़ा उनकी स्थितियाँ, आर्थिक स्थिति अच्छी है। तो अब शायद अपने इन पे मुख्य बात, सवालों प्रति सवाल काफ़ी आने चाहिए मेरे हिसाब से। शुरू से ही आ रहे थे। हाँ, राम राम सा सरुण राम जी दायल, हाँ प्रणाम प्रणाम। पेज एडमिन परिचय भी लिखा करो, हम जुड़ने में लेट हो जाते हैं तो परिचय नहीं मिल पाता है। अजी मैं तो पहली बार ही इसमें जुड़ा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं क्या कंडीशन है। ओम नमो नारायण। अरे हाँ, नाम तो बता दिया इन्होंने। हाँ, जाइल क्षेत्र में मेरा परिचय कम है ना, बहुत अच्छे विषय पर चर्चा। ये जाइल के इनको पता है। रणभूमि नागौर, स्त्री पर शायद आज तक के लाइव में पहली बार सार्वजनिक रूप से चर्चा हो रही है। स्त्री का सम्मान ही अपना सम्मान है। धन्यवाद गुरु जी आपका जवाब ने। यत्र नारी तो पूजते, ये बातें तो मनोरथवादी लिख दी है, पर पूजा तो बहुत दूर की बात है। अभी तो स्थितियाँ बहुत ही विपरीत है आज भी। बिल्कुल सही कहा आपने, नारी का बहुत अधिक शोषण हुआ है। स्त्री पर चर्चा शायद मैं पहली बार सुन रहा हूँ। क्या लाइव आया है साहब? हाँ, मनु को तकलीफ हो रही है, सभ्य भाषा में बात नहीं की है ना। ये सभ्यता के नाम पर ही स्त्री के साथ सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार हुआ है। समाज की हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं, यही होता है आजकल, और ऐसी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। गुरु जी बस उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। इन्होंने जवाब भी दे दिया। हाँ, केरल में है ना मंदिर है जिनमें महिलाओं ने
कड़वी मगर सच कह रहे हो। हाँ ठीक है। महिला भेदभाव के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार धर्म के ठेकेदार और भगवान के एजेंट। हाँ सही बात है जी, ये भी आपकी। ऐसे लोग तो नारी का सम्मान नहीं करते, नारी का सम्मान करो। हाँ भंवरलाल जी, प्रिंसिपल साहब काशनिया जी कह रहे हैं कि स्त्री के काम का हिसाब पुरुष कभी नहीं चुका सकता। बहुत ज़्यादा वर्क करती है स्त्री, रात दिन, बुढ़ापे में भी, बूढ़ी से बूढ़ी स्त्री भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। तो हाँ, तो योगदान की बात कर लेते हैं थोड़ी और। सवाल तो कोई ज़्यादा नहीं है इसमें। अगर हम वैसे परिवारों में और समाज में स्त्री को बिल्कुल पूछा नहीं जाता है। अगर ज़्यादा काम दिया जाए और ज़्यादा काम करे, हाँ स्त्री की कंडीशन क्या है उस पर थोड़ी कर लेते हैं। स्त्री जो है बहुत ज़्यादा दबाव में जी रही है। कुछ एक जो पत्नी पीड़ित के नाम पे कुछ फिरते हैं, इनको अगर छोड़ दिया जाए, बाकी स्त्री बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत ज़्यादा दबाव में जीती है और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होती है, पग पग पर ही। तो स्त्री है तो सहन कर सकती है, बाकी पुरुष कर नहीं सकते। मारपीट ऐसी होती है, कई बार मैं तो मिलता हूँ ऐसी स्त्रियों से, बोलती है या हमारे रात को यहाँ पर मार दिया रे, मतलब इसको मारा जाता है, स्त्री हड्डियाँ कर आती है। पूछते हैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दो, कह नहीं नहीं नहीं, मैं तो खड़ी खड़ी आई हूँ इस घर में और खड़ी खड़ी नहीं सोती हुई जाऊँगी, अर्थी पर लेट कर जाऊँगी वापस। जिस घर में मैं खड़ी आई हूँ उस घर से मेरी अर्थी निकलेगी, खड़ी खड़ी मैं नहीं जाऊँगी। मतलब पुलिस में कानून बना दिए सरकार ने, घरेलू हिंसा होती है, ये होती है, वो होती है, परेशान करते हैं तो मुकदमा होना चाहिए, परंतु मुकदमा करने वाली स्त्री को कहीं सम्मानित नहीं किया जाता। मेरी ये मान्यता है कि मुकदमा करने वाली स्त्री समाज द्वारा सम्मानित होनी चाहिए। सरकार द्वारा उसके सम्मान में कोई कार्यक्रम रखने चाहिए कि जिस स्त्री ने उसको मारा गया, पीटा गया है, उसके मारपीट के स्पष्ट लक्षण है, हड्डियां तक तोड़ दी जाती है, तो में जो करती है, जो स्त्री हिम्मत जुड़े, जैसे जिस लड़की ने बापू आसाराम के खिलाफ कुछ जबान खोली, ऐसी लड़की सम्मान के योग्य है। तो जो स्त्री घर में प्रताड़ित है, पीड़ित है, शोषित है, मारी पीटी जाती है, वो अगर मुकदमा करती है तो उसको मेरी दृष्टि में उसको समाज और सरकार द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपमानित होना पड़ता है अगर कोई स्त्री मुकदमा करने जाती है थाने। पूरे समाज में सब नाक भौं सिकोड़ते हैं, यहाँ तक कि उसके परिवार के, उसके माँ बाप, भाई, वो लोग नाराज़ हो जाते हैं, तू इज्जत गंवा दी हमारी, थाने चली गई, मार भले का, मर जाना सही था तुझे। कितनी स्त्रियों ने मारपीट से बलिदान दे दिया, कितनी स्त्रियां मर गई इस देश में, और आज भी कहते हैं मुकदमा नहीं करना चाहिए स्त्री को। ये जो मानसिकता है इस समाज की, ये बेटी को बचाने वाली नहीं है, ये बेटी को मरवाने वाले लोग हैं। इन्हीं की वजह से लड़कियां मारी जाती है, स्त्रियां मारी जाती है, युवतियां मारी जाती है। जब उन्हें कहते हैं कि पुलिस में चलो मुकदमा कर देते हैं, अरे ऐसी बात नहीं भाई, इज्जत मांगो, घर चौको, हमारा घराना है, हमारा इज्जत है, हमारा ठिकाना है, वो है, ये क्या ठिकाना, क्या इज्जत, मार खाने का ठिकाना। ये मारपीट खाते रहो, रोज रोते रहो, बनासा दारू पी के आते हैं, चटनी नहीं बनाई, सब्जी अच्छी नहीं बनाई, रांड तो नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और मारते हैं, और फिर भी मुकदमा नहीं करते। ये कौन सा ठिकाना, कौन सा घराना हुआ। मैं तो आज की नारियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा किया जाता है, पहली बार एक ही चुटकी में उसको रास्ता बता दो, कोई कुछ नहीं मिलेगा, शादी नहीं होगी, कहीं पर भी फिरेगा कमारा जिंदगी भर। अगर कोई करता है इस प्रकार, तो लगभग गारंटी है कि जिसने स्त्री, अब आज के ज़माने में सब लड़कियाँ इतनी कम पड़ गई, फिर भी लड़कियाँ मार खा रही है, फिर भी डर रही है, मुकदमा नहीं कर रही। मुकदमा ही नहीं, मुकदमा तो ठोकी दो, दूसरा मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, दूसरा कौन है जो मेरे को ढंग से रखना चाहता है साथ, सम्मान सहित मैं बराबर की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, काम करूँगी घर गृहस्थी का, मैं वो भी सब करूँगी, परंतु फिर भी मेरे साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं हो सकता।
इस प्रकार की हिम्मत लड़की में जब तक पैदा नहीं होती, जब तक युवती में ये हिम्मत नहीं पैदा होती समाज को इग्नोर करने की, जो समाज इस प्रकार की बातें कर रहा है, इसको तमाचा नहीं लगाए जब तक लड़की, तब तक बेटी नहीं बच सकती इस देश में। क्योंकि यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को माना गया है, जो स्पष्टीकरण अग्नि परीक्षा लेने वाले तो यहाँ पर आदर्श पुरुष है, अग्नि परीक्षा देने वाली स्त्री आदर्श स्त्री है। स्त्रियाँ कहती है भाई सीता जी दुख भया, सीता जी ने घणो दुख दियो, राम जी ने ऐसा किया था, मतलब ये राम को कोई आदर्श मानना और उसने ऐसा किया था इसलिए ये तो करेगा ही मेरा, नहीं, इसको छोड़ा जाना चाहिए। ऐसे आदर्श सब स्त्री के काम के नहीं है। जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी वाली जो है रामचरितमानस की चौपाई है, ये सुंदरकांड के पाठ जहाँ कहीं भी होते हैं, स्त्रियों को तो बिल्कुल इसमें इनका बहिष्कार करना चाहिए सीधे सीधे, कि हम नहीं मानती है, ये क्या पाठ कर रहे हो तुम, जिसमें हमारे लिए ऐसा लिखा हुआ है कि इनको मारो ही मारो। तो ये सारी बातें स्त्रियों की तरफ से उठनी चाहिए अब। क्योंकि स्त्री एक जब उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, मैंने एक सेशन लिया था पहले कि मेरे गांव में लोगों ने बहुत नई शुरुआत की है, बहुत अच्छा नवाचार किया इस मामले में कि ऐसी स्त्रियों को अपनाया है जो शादीशुदा थी, उनके बच्चे थे, उनको लड़कों ने अपना लिया, कहा हम इनसे शादी करेंगे, राजी खुशी। और ऐसी कई, मतलब ये पहला उदाहरण ही समझा जाए मेरे हिसाब से, भारत जैसे देश में पहला उदाहरण ही मानता हूँ मैं तो। कहीं नहीं है ऐसा कि कोई कंवारे लड़के जो है बाल बच्चों वाली स्त्रियों से शादी करे, और की है लगभग 7 उदाहरण हमारे गांव में हो गए, जल्दी धड़ाधड़ देखा देख और कर रहे हैं, गांव में मान्यता मिल गई, सभी लोग कह रहे हैं कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार अगर करने लगे तो कौन मारेगा, क्या पीटेंगे, ये चुटकी में बच्चा है, कोई बात नहीं, बच्चा सही थी, अगला लेने को तैयार है, क्योंकि उसको मिल नहीं रही है बेचारा। तू तो सपने में ही कहीं स्त्री देखने की तुझे आएगी मन में, तेरे घर में स्त्री आएगी, वो बहुत कम गुंजाइश है जो ऐसे मारपीट करते हैं। तो ऐसे लोगों को अंगूठा दिखा दिया जाना चाहिए। पुलिस केस और ये कानून क्यों बनते हैं, दुखी है, हजारों वर्षों की परंपरा है, जो सनातन या पता नहीं क्या क्या संस्कृति के नाम पर जो किया जा रहा है, वो इसको मुग्ध में, यहाँ तक कि अब देखो इतनी दुखी है भारत में स्त्री का विधवा होना का मतलब कि उसने पति को खा लिया, मार दिया, उसको खा गई। स्त्री खुद कहती है मैं तो डाकण हूँ भाई, खाएगी लया ने, उनको खा गई, मैं एक आदमी को खा गई, और संयोग से अगर वो दूसरी जगह जाती है, वो मर जाता, तो लोग पूरे माहौल हो जाता है कि राण दो को खा गई, निकल गई। तो इस प्रकार स्त्री के साथ ये जो है विधवा होना स्त्री के लिए बहुत बड़ा संकट का मामला है। सती प्रथा तो मेरे हिसाब से 4 सितंबर 1987 के बाद मैंने नहीं सुनी कहीं पर भी। बली वली कोई हो जाती होगी, सती होती है तो कोई साइलेंट हो जाती होगी, दिवराला वाला प्रकरण आया था उसके बाद नहीं सुना। परंतु विधवा होना भी इस देश में बहुत बड़ा अपराध है। बहुत दुखी हो जाती विधवा, कहीं निकल नहीं सकती, शादी ब्याह में अपशुकन माना जाता है, जोर से बोल नहीं सकती, हंस नहीं सकती, गली में कहीं बोलती है तो कहते हैं कि अरे सुनी हो गई, बिना धनी की है, इसका पति नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है, आवारा है। जब तक पति जिंदा है तब तक वो जोर से बोल सकती है, हंस सकती है, कहीं भी जा सकती है, आ सकती है, थोड़ा उसके पास है, चाहे वो पति कैसा ही हो, मरियल भी हो, क्यों ना हो, जैसा तैसा भी है, अगर जिंदा है तब तक उसको ऐसा नहीं कहा जाता कि ये आवारा है। परंतु अगर पति मर गया और फिर वो जो कहीं जोर से बोलती है तो लोग उसके ऊपर कैसी फप्तियाँ कसते हैं। हंसना तो बिल्कुल उसको मना है, वो कहीं किसी समारोह में शामिल नहीं हो सकती। यहाँ तक कि घर परिवार में कई तो दादी जो है पोते के ब्याह शादी में नहीं आके खड़ी हो सकती, उसको अंदर अलग रखा जाता है कि नहीं तेरा मुंह कौन देखेगा, यहाँ पर अपशुकन हो जाएगा तो उधर आएगी। तो इस प्रकार का जो, क्योंकि पति नाम का जब तक उसके पास है
तब तक सुकून है। और पति को मार चुकी है, मुंह खून से भरा है उसका, माना जाता है उसका मुंह जो है खून से भरा, जैसे उसने खा गई हो, वो पति को चबा गई हो। तो ये जो सारी मान्यताएं, तभी तो बेचारी ये करवा चौथ करती है, तरह तरह के कोशिश करती है कैसे ही करके ये जिंदा रह जाए। तो मैं आज जोर से बोल सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, श्रृंगार कर सकती हूँ, हंस सकती हूँ, और मेरे को सब छूट है। और अगर मर गया तो फिर मेरी हालत क्या होगी। ये पीड़ा इन्होंने देखी है, ये देखती है आस पड़ोस में। तो ये चीज़ें भी विधवा के साथ जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, स्त्री के हर तरह से स्त्री के साथ जो भी हो रहा है वो स्त्री विरोधी है। और मेरा आह्वान है जेंडर संवेदनशीलता। अभी मैंने कुछ और भी पहले से भी ज़्यादा तेज़ भाषा में बात की, इसलिए शायद कुछ विरोध बड़ा आना चाहिए, वो देखना चाहता हूँ मैं। अभी तक कमेंट नहीं आ रहे हैं कुछ भी, है ना। हाँ, रामकिशन जी जायल नागौर, महिला भेदभाव के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है धर्म के ठेकेदार और भगवान के एजेंट। हाँ, वो तो है ही। हाँ, महिलाओं को जिम्मेदार है। ये क्या है कि जो पुरानी जो सास होती है ना, वो देखती है कि बहू तो मज़े मार रही है, हम तो गट्टी से आटा पीसती थी, चक्की से ये करती थी, इसलिए वो थोड़ा उनमें ईर्ष्या का भाव आ जाता है। कुछ और आने तो चाहिए थे, कमेंट आ नहीं रहे हैं, देख तो रहे हैं कुछ लोग अभी भी। तो आखिर में मैं मेरी तरफ से जो बात आपसे कहना चाहता हूँ वो कह दूँ कि मेरी दृष्टि में प्रत्येक बच्ची को उसके साथ बेटे जैसा व्यवहार ऐसा बाप शुरू करे, माँ शुरू करे। बड़ी बुजुर्ग औरतें शायद नहीं करती है तो कोई बात नहीं, आप घर में बेटी अगर हंसती है, चाहे 10 साल की है, चाहे 20 साल की है, 25 साल, उसको हंसने की छूट होनी चाहिए, बोलने की छूट होनी चाहिए। उसको कहीं पढ़ना है, पढ़ने जाना है, तो उसको पढ़ने जाने के लिए भी उसके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अगर लड़के के लिए की जा सकती है, जो भी लड़के के लिए की जा सकती है लगभग, वो उसमें ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये मेरा मुख्य रूप से इसका ध्येय है और इसीलिए मैंने ये सेशन आयोजित किया। सेशन तो जैसा भी हुआ है, आपको अगर ठीक लगे तो आप इसे लाइव करें, मामला जमा नहीं है ज़्यादा। तो कुछ सवाल भी आ रहे हैं तो यहाँ कमेंट आ नहीं रहे हैं कोई भी। रामेश्वर जी देख रहे हैं, रामेश्वर लाल जी कह रहे हैं बहुत अच्छे विषय पर चर्चा है। हाँ, पर्दा प्रथा बेकार है, एक इन्होंने लिखा है पर्दा प्रथा बेकार है। अब क्या है कि पर्दा प्रथा का बेकार क्या कहते हैं, तो कुछ बेवकूफ़ हैं वो कहते हैं कि बुर्का बेकार नहीं है क्या। अब बुर्का भी पर्दा है और कोई भी पर्दा रखा जाता है तो वो पर्दा है। और स्त्री को अगर मुंह ढकना पड़े, पर्दा प्रथा तो क्या, मेरी दृष्टि में तो ये जो ओढ़ना रखते हैं ना, ओढ़ने का कपड़ा, ये भी जैसे अभी थोड़ा हमें मास्क लगाने का कह रखा है, बड़ा यूँ अटपटा लग रहा है, बड़ी जब भी बाहर निकलते हैं लगाना होता है तो बड़ा यूँ मुश्किल सा मामला हो रहा है। तो बताओ ये पूरे गर्मी में हर वक्त कपड़ों में लिपटी दुपटी रहती है एक महिला, क्या बीतती होगी उसके साथ। तो मेरी दृष्टि में स्त्री को एक्स्ट्रा कपड़ा ओढ़ने के लिए रखना पड़ता है, वो कोई ठंड से बचाव के लिए नहीं रखती। गर्मियों में भी अगर ऐसा कपड़ा रखना पड़ता है तो ये एक सज़ा है उसके ऊपर कि वो ढकी हुई रहे, अपराधी की तरह रहे। जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर लिया इसलिए उसको ढकना पड़ता है अपने आप, जैसे अपराधी को ढका जाता है ओढ़ा करके उसको। तो ये जो
मेरे हिसाब से ओढ़ने का कपड़ा भी नहीं होना चाहिए। कपड़े पहन लिए पर्याप्त है। अब ऊपर ओढ़ के बिना ओढ़े कोई स्त्री बाहर नहीं निकल सकती भारत में तो, और निकल जाए तो वो दिखने में बद्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि कोई स्त्री बिना ओढ़े नहीं रहती इसलिए वो बद्दी लगती, बाकी कोई बद्दी होती नहीं है। अगर देखा जाए तो कभी हमारे यहाँ पर पैरों में बेड़ियाँ चांदी की पहनते थे, और बिना बेड़ी पहनी हुई स्त्री तो बहुत ही, उसके बाबत ये कहा जाता था रंडी मिल जाओ पर बंडी नहीं मिलनी। विधवा भी मिल जाए तो कोई बात नहीं, परंतु पैरों में अगर बेड़ियाँ नहीं है तो वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, खतरनाक है मामला। उसका आमना सामना होना बहुत ज़्यादा अपशुकन भरा है। तो इतना मतलब ये माना जाता था, आजकल उनकी ज़रूरत ही नहीं रही। तो ये सुंदरता का मापदंड थी कभी ये बेड़ियाँ, आजकल वो नहीं है मापदंड। तो जिस दिन ये कपड़े, जैसे अभी किसी कॉलेज की लड़की को कहा जाए कि तो ओढ़ना ओढ़ के जाना है कॉलेज में, अगर वो पढ़ने जाती है तो उसको वो ठीक नहीं लगता है, बिना ओढ़े भी वो सुंदर है। तो ओढ़ने से सुंदरता का कोई मतलब नहीं है। ओढ़ना ही एक तरह से पर्दा है। ओढ़ने का कपड़ों के मामले में तो मैं तो क्या कि बहुत ज़्यादा इस मामले में मैं तो कहता हूँ कि जब बहुत ज़्यादा उमस का मौसम है, गर्मी है, तो हाफ पैंट पर्याप्त होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो कार्यस्थल पर जाए, ऑफिस में जाए, कहीं पर भी जाए। जब आजकल दिल्ली जैसे शहरों में हाफ पैंट में आदमी घूम सकता है, पार्क में घूम सकता है, तो वो मार्केट में भी जाना चाहिए। ऑफिस में जब जैसे हमारे लोकसभा में लुंगी पहन करके लोग आते हैं खूब, तो ये कपड़ों के मामले में संविधान सिर्फ इसी बात की है कि कपड़े पहने हुए होने चाहिए आदमी के। बाकी संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये, हाँ कुछ लोगों के वर्दी आपने तय कर रखी है, आर्मी में और में जहाँ भी है, स्कूल में, उनके लिए वो वर्दी कर दो। बाकी लोगों के लिए तो कपड़ों की बिल्कुल सभी कपड़े शालीन है। मैं अभी क्या है, पिछले दिनों हमारे आ गया था कि टीचर जो है जीन्स पैंट नहीं पहनेगा, जीन्स पैंट जो है अश्लील है। ये ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं, किसी ने कह दिया। हालांकि शिक्षा विभाग के मंत्री जी ने इसका खंडन कर दिया हाथों हाथ और इसका आदेश निकाल दिया था जीन्स पैंट का, किसी एक अधिकारी ने, शिक्षा अधिकारी ने, कि जीन्स की पैंट नहीं पहन के आएगा कोई अध्यापक स्कूल में। तो ठीक है, अब न तो कोई, अगर कोई आते क्वेश्चन तो आगे बात चलती, क्वेश्चनों के बिना तो बात चल नहीं सकेगी। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों ने सुना, आपको ठीक लगा तो शेयर करें। थैंक यू। राम राम, प्रणाम, नमस्कार।